ये जुड़ जाइए। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यहाँ एएलपी टेक्नीशियन का जो हम सेट लेकर के आगे चल रहे थे वो हमारा 34 सेट तक टोटल पहुंच चुके हैं। और ये 34 सेट में हमने प्रीवियस साल का क्वेश्चन देख रहे थे। जैसे ये एग्जाम 14 अगस्त थर्ड शिफ्ट 2018 ईस्वी के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें मैथ साइंस के प्रश्न और करंट अफेयर को छाट दिया गया। सिर्फ जीके वाले प्रश्न, जीएस वाले प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और एक आध प्रश्न और भी इधर उधर ज्योग्राफी, हिस्ट्री का ऐड हो जाता है, तो वो प्रश्न सिर्फ है। तो अगर आप सब लोग ये वीडियो ढूंढ रहे थे कि प्रीवियस साल का देख ले, प्रीवियस साल कैसा प्रश्न पूछा है, तब जाकर के एलपी वाले फिर से हम सब साइंस वाले प्रश्न देखेंगे, तो आप अवश्य जुड़ जाइए इस सीरीज के साथ। चलिए आ जाते हैं 34 टोटल। हम सब 50 सेट तक जाने का मतलब ये सोचे हैं कि चलेंगे। चलिए फर्स्ट प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई है? देखिए प्रश्न क्या पूछा है, थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम कर देते हैं, ठीक है ना। आधुनिक आवर्त सारणी, तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया। जो कि आधुनिक आवर्त सारणी है वह परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है, अर्थात बढ़ते परमाणु संख्या के आधार पर है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल आवर्त की संख्या 7 है और समूह की संख्या 18 है। ठीक है, आवर्त सारणी में अगर टोटल आवर्त की संख्या 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे आवर्त में 8 तत्व, तीसरे आवर्त में 8 तत्व, चौथा में 18, पांचवा में 18, छठा में 32 और सातवां में भी 32। ये तत्वों की संख्या हो गया, देखिए ये पिछले सेट में अर्थात 14 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा था कि आधुनिक आवर्त सारणी के कौन से आवर्त में 18 तत्व हैं। तो वहां पर ऑप्शन देखने के लिए नजर हमें आया था कि 18, चौथा और पांचवा दोनों ऑप्शन दिया हुआ था। प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता कौन से आवर्त में 8 तत्व हैं, तो पहला और दूसरा और तीसरा। पहले आवर्त में टोटल 2 तत्व, छठे में 32 और सातवां में 32 के साथ में अधूरा भी है, क्योंकि टोटल 114 तत्व के ही खोज के बाद टोटल उसमें खाली स्थान 118 तक छोड़ा गया, इसलिए 4 बॉक्स अभी भी खाली है, इसलिए सातवां आवर्त क्या हो गया? अधूरा हो गया। ये आधुनिक आवर्त सारणी की हमने बातें कही। ठीक है, चलिए अभी प्रश्न पे बाकी आते हैं, फिर आवर्त सारणी का बाकी और भी कहानियां चलता रहेगा इसी प्रकार। चलिए प्रश्न देखिए क्या कह रहा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था किस प्रकार की गई, उसकी परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, उसके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, उनकी द्रव्यमान संख्या के बढ़ते क्रम में, ये गलत, उनकी आणविक द्रव्यमान, ये भी गलत, परमाणु द्रव्यमान। देखिए इसमें आंसर तो बोर्ड ये टिक किया, लेकिन ये गलत है, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी है जो परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में किया गया। हम आपको पहले ही बताएं, आधुनिक आवर्त सारणी सिर्फ प्रेडिक्टेबल देता तो मेंडलीव का आवर्त सारणी देता तो उसमें हम सब परमाणु द्रव्यमान के लेते, लेकिन इसमें क्या मेंडलीव कहीं पे लगाया है? नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि यहाँ जो मोसले वो है ना, देखिए मेंडलीव का आवर्त सारणी था, मेंडलीव का आवर्त सारणी जो था वह बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर था, द्रव्यमान के आधार पर था। ठीक है ना, लेकिन यहाँ मेंडलीव का जिक्र नहीं किया, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी, इसीलिए ऑप्शन ए हम सही करेंगे, परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में। चलिए सेकंड प्रश्न पे चलते हैं, पहला प्रश्न कंप्लीट हमारा हुआ। दूसरा, निम्न में से संकेतक का उपयोग अम्लीय, उदासीन, विलयन के बीच फर्क करने में नहीं किया जाता। मतलब इस चारों ऑप्शन में कौन सा है जिसका हम सब अम्ल, क्षार या उदासीन का मान ज्ञात करने में नहीं करते हैं? फिनोल्फ्थीन, यूनिवर्सल इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज या इयोसिन। तो इसमें जो फिनोल्फ्थीन का प्रयोग हम सब नहीं करते हैं, बाकी ये तीनों और इसमें से तीनों से भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण होता है लिटमस पत्र। कौन पत्र? लिटमस पत्र। लिटमस पत्र से भी हम सब अम्ल, उदासीन, क्षार की ज्ञात करते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर से भी और मिथाइल ऑरेंज से भी, एओसिन से भी हम सब ज्ञात करते हैं कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है और कौन उदासीन है। चलिए थोड़ा सा जिक्र इस पे कर लेते हैं। तो देखिए अम्ल और क्षार और उदासीनता की जांच करने के लिए एक पीएच स्केल बनाया गया है, और इस पीएच स्केल की खोज सोरेनसन के द्वारा किया। सोरेनसन होता, चलिए सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल का खोज किया गया। ठीक है, इसमें देखिए इसमें टोटल नंबरिंग 1 से लेकर के 14 तक है, तो 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13 और 14। 14 तक में 7 को उदासीन बोला जाता है, अर्थात जिसका पीएच मान 7 होगा वो उदासीन होगा, और इसके पहले इधर क्या होगा, अम्लीय होगा, और 7 के इधर की बाद क्षारीय होगा। ठीक है, यहां देख लेते हैं हम सब क्या, कि जो 4 और 5 6 होगा, और 1 2 3 होगा, तो ये दुर्बल अम्ल होंगे, ये दुर्बल अम्ल होगा, और ये प्रबल अम्ल होंगे। ठीक है, उसी प्रकार 8 9 10 इधर दुर्बल क्षार होगा, और इधर प्रबल क्षार होगा। सबसे ज्यादा अम्लीयता किसके पास होगी, 1 के पास। सबसे ज्यादा अम्लीयता किसके पास होगी, 1 के पास। सबसे ज्यादा क्षारीयता किसके पास होगी, 14 के पास होगा। जो 7 होगा वो उदासीन होगा। उसके बाद यहां देखते हैं, जो अम्ल है वह अम्ल का स्वाद अगर आए तो अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, और क्षार का स्वाद जो है वो कड़वा या खरा होता है। ठीक है, ये हमारा पीएच मान का पोस्टमार्टम था, और ये सब तीनों के द्वारा हम सब पीएच स्केल पर उसका ज्ञात कर सकते हैं कि कौन अम्लीय कौन उदासीन है। इसके बीच में फर्क ज्ञात करते हैं, इसके द्वारा फर्क ज्ञात नहीं करते हैं, इसलिए आंसर फिनोल्फथालीन होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले पे। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या दिया है। चलिए बहुत अच्छा, अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। देखिए पहले हम गोलीय दर्पण की जिक्र अगर कर लें तो गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटेंगे, एक तरफ उत्तल दर्पण और दूसरी तरफ अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण में वस्तु को 2 अलग अलग जगह पर रख करके प्रतिबिंब की प्राप्ति करते हैं, जबकि अवतल दर्पण में 6 अलग अलग जगह वस्तुओं को रख करके 6 अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। उसी में अवतल दर्पण में एक बार वस्तु को रख दिया वक्रता केंद्र, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और उस वस्तु का जो आकार होगा वह प्रतिबिंब होगा जो वस्तु के आकार के बराबर होगा। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक दोनों होता है, वास्तविक प्लस काल्पनिक दोनों होता है। एक स्थिति में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और बाकी के 5 स्थिति में वास्तविक प्रतिबिंब बनेंगे, और वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है वह हमेशा उल्टा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अब यहां देखिए प्रश्न पूछा था वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इस प्रतिबिंब ऐसा बनेगा, कैसा, आभासी एवं बड़ा नहीं होगा, क्योंकि वक्रता पर है तो वक्रता पर ही और समान ही रहेगा। आभासी और वस्तु से छोटा नहीं, ये भी गलत है। वास्तविक एवं समान आकार का, ऑप्शन तीसरा हमारा सही है, क्योंकि प्रतिबिंब वास्तविक बनेंगे और समान आकार का बनेगा। देखिए अवतल दर्पण के जो हम एक शब्द जिक्र कर रहे हैं काल्पनिक, अवतल दर्पण के जो एक जिक्र कर रहे हैं काल्पनिक, वह काल्पनिक प्रतिबिंब जब वस्तु को ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है, वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है, तब जाकर के इस वस्तु का प्रतिबिंब है जो काल्पनिक बनता है। काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। ये चीज आप याद रखिएगा। अगर प्रश्न ये पूछा है तो ये तो तय है कि प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। इसमें आपको 6 स्थिति, अभी थोड़ा स्पेस यहाँ कम है, इसका 6 स्थिति आपको जानना होगा कि वस्तु को कहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। उत्तल का दोनों जानना होगा, क्योंकि अगर ये प्रश्न पूछा है तो 6 2 8 आठों कन्फर्म आपको रहना होगा, क्योंकि प्रश्न तो एलपी पूछेगा ही पूछेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा अर्थात काइनेटिक एनर्जी निर्भर करती है। क्लास 9वां का क्वेश्चन, अभी तक हम तीनों क्वेश्चन का जो पोस्टमार्टम किए हैं, अभी दर्पण वाला 10th का था और ये काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा रूपांतरण 9th क्लास का है। ठीक है ना, तो चलिए अगर आप सब लोग किए होंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान होगा। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को 2 भागों में बांटा जाता है, एक गतिज ऊर्जा और दूसर का स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है mgh। अर्थात गतिज ऊर्जा है वह निर्भर m से द्रव्यमान
और वेग पर निर्भर करेगा। और गतिज स्थितिज ऊर्जा है वह द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई पर निर्भर करेगा। ठीक है। अब कोई भी देखिए, ऊर्जा के बारे में यही चीज कहा जाता है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता है, ऊर्जा का सिर्फ रूपांतरण होता है। 9th में ही पढ़ना है ये भी। तो उसको गतिज ऊर्जा, कोई भी वस्तु जब गति में है तो उसमें गतिज ऊर्जा होगी, जब वस्तु कोई स्थिर अवस्था में है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। अगर वस्तु स्थितिज ऊर्जा से डायरेक्ट गतिज ऊर्जा में बदलती है, मतलब कोई वस्तु स्थिर से डायरेक्ट दौड़ना शुरू हो जाए तो उसका स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा। या कार चल रहा डायरेक्ट ब्रेक मारे तो गतिज ऊर्जा स्वयं स्थितिज ऊर्जा में आ जाएगा। प्रश्न पे चलते हैं। इसको गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, इंग्लिश वर्ड, और स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है। निर्भर करती है किस पर? द्रव्यमान और त्वरण पर नहीं। गतिज ऊर्जा देखिए द्रव्यमान और वेग पर करेगा, वजन और इसके स्थान पर नहीं, द्रव्यमान और उसके स्थान पर नहीं, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगा। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है गतिज ऊर्जा के बारे में। आई होप आप सब ये पॉइंट समझे होंगे। आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। अगले प्रश्न, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप तैयार होता है? क्या करा? भ्रूण, अर्थात जब बच्चा गर्भ में पल रहा है, जब बच्चा कहाँ पल रहा? गर्भ में पल रहा है, तो धारण हो या पोषण, पोषण में पलना हो गया, तो हर महीने मादा प्रजनन का कौन सा हिस्सा विकसित, मतलब हिस्सा अपने आप तैयार होता है, जो प्रश्न पूछा जा रहा है। अपने आप देखते हैं, आते हैं अंडाशय। देखिए अंडाशय माता जब है वो गर्भावस्था धारण करने से पहले ही जो उनका मासिक चक्र चलता है वो अंडाशय के कारण ही चलता है। ठीक है, क्योंकि हर 28 दिनों पर इनका मासिक चक्र बनेगा और फिर ये नष्ट होंगे। ठीक है। योनि, योनि तो ये बाहरी भाग को कहें। गर्भाशय, देखिए गर्भाशय होता है क्या? जब बच्चा गर्भ में पलता है तो बच्चे का आकार में भी परिवर्तन होते जाता है और बढ़ता जाता है, जिससे गर्भाशय की आकृति छोटा से बड़ा होते चला जाता है। ठीक है ना। तो ये हर महीने इसका विकास होता है। ये गर्भाशय गिरवा नहीं, ये तो एक द्वार है। ठीक है ना। तो आंसर क्या हमारा हो जाएगा? गर्भाशय हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार का ऊर्जा होगा? देखिए तने रबड़ बैंड हो, तने रबड़ बैंड हो, या तनी हुई धनुष हो, तनी हुई धनुष हो, या तना हुआ गुलेल हो, तना हुआ गुलेल हो, इन सभी में स्थितिज ऊर्जा होती है। इन सभी में स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि जब हम तीर धनुष से तीर को खींच करके रखते हैं तो उसमें एक स्थितिज ऊर्जा आती है, और जब उस तीर को छोड़ते हैं तो वह गति में पकड़ लेता, अर्थात गतिज ऊर्जा। उसी प्रकार गुलेल को जब ऐसे खींच के रखते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई, और उसको छोड़ेंगे तो गतिज ऊर्जा। उसी प्रकार जब हम तने हुए रबड़ बैंड को, तने हुए रबड़ बैंड में अगर बातें आए तो उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगी, लेकिन इसमें ऑप्शन उष्मीय ऊर्जा दिया है। अब ये कौन सा बैंड का जिक्र किया ये नहीं, बट ये अगर इस ऑप्शन के हिसाब से हम इसका आंसर स्थितिज ऊर्जा लेंगे। ठीक है। बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बैटरी में रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा? अगला प्रश्न ये कर रहा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर निम्न में कौन सा गैस बाहर छूटता है? देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम सब बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा कहते हैं, और जिसको हम सब खाने वाला सोडा कहते हैं। ये इसका रासायनिक नाम है बेकिंग सोडा का, जिसका अन्य नाम भी हम आपको बता रहे हैं। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा या पाक सोडा कहा जाता है। ये क्लास 10th का पॉइंट है। देखिए एकदम बता करके खींचेंगे आपको। अगर आप सब लोग अध्ययन 9, 10 अच्छे से किए होंगे ना, एकदम वही प्रश्न छप रहा। ठीक है। तो बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, पाक सोडा, इसी का रासायनिक नाम, इसी का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, Na2HCO3। ठीक है, इसका सूत्र होता है। अब देखिए इस बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर मिलाया जाता है। बेकिंग सोडा को पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, जो कि बाजार में अवेलेबल होता है। वो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग सोडा नहीं, तो बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर में मिश्रण होता है किसका? बेकिंग पाउडर में मिश्रण होता है बेकिंग सोडा
अब प्लस टार्टरिक अम्ल का, और ये जब बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल, जब उस बेकिंग पाउडर को हम सब आटा में या किसी मैदा में गूंज दिए, और गूंजने के बाद जब उसका खाना बनाते हैं हम सब, तो जब खाना बनाते हैं तो उस दौरान बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करके CO2 गैस और H2O छोड़ता है, और इसी दौरान जो रोटी पकाते उस समय जो गैस निकलता है वो CO2 गैस निकलता। और प्रश्न भी यही पूछ रहा था कि गर्म होने पर कौन सा गैस छूटता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छूटता है। इसमें देख लीजिए, इसका जो टार्टरिक अम्ल है उसको शायद हम सब पोटेशियम, इसका सूत्र होता है शायद जी पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टिरेट होता है, टार्टिरेट होता है, जो कि इसका शायद सूत्र KHC4 H6 CHO6 हो गया O8, ऐसे ही करके कुछ होता है। देखिए इसका हम टार्टरिक वाले सूत्र भूल रहे हैं, इसका कमेंट हम कर देंगे आपका। टार्टरिक या पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टिनेट जो है वो KHC4 H6O8, मतलब 80% कंप्लीट ये श्योर है। बाकी कमेंट आप सब लोग हमारा देख लीजिएगा, इसका हम सूत्र आपको मैसेज कर देंगे। तो चलिए वही चीज कर रहा था सर, सोडियम बाइकार्बोनेट या जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा, CO2 गैस निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लास 10 का था, ये देख लेते हैं कौन सा। ये तो शायद लग रहा है रीजनिंग का एक प्रश्न आ गया है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रयुक्त है। एक बीमारी का एक हमेशा होता कारण, उपचार, डॉक्टर। देखिए उपचार तो कई के तरीके से होगा, बुखार का एक ही उपचार है, एक 2 टैबलेट खा लेंगे। डॉक्टर तो बहुत सारा, जीवाणु तो एक बीमारी बहुत सारे जीवाणु के कारण हो सकता है, लेकिन कारण उसका एक ही है। एक बीमारी का कारण एक ही है कि जब बुखार लगेगा तो शरीर का तापमान बढ़ेगा, किडनी फेल होगा तो किडनी का इलाज करना होगा, ठीक है ना। इसलिए रीजनिंग का शायद लग रहा प्रश्न एंट्री ले लिया बीच में। चलिए आगे चलें, अगले चलते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो वस्तु का विस्थापन हमेशा होगा। क्लास नहीं सुन लीजिएगा थोड़ा सा, क्लास 9th के फिजिक्स से प्रश्न है ये हमारा, आप पढ़े होंगे तो सॉल्यूशन अच्छे से करेंगे। कह रहा कि किसके द्वारा तय की गई दूरी शून्य हो तो विस्थापन क्या होगा। अब देखिए दूरी और विस्थापन किसको कहते हैं, अभी 11th वाला में तो पिटवे किए थे यह चीज में कि दूरी किसको कहते हैं, किसी वस्तु या किसी के द्वारा तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे A से कोई वस्तु चलना शुरू हुआ और 3 किलोमीटर चला और B तक पहुंचा, B से C तक पहुंचा तो ये 4 किलोमीटर तक चला। अब इसका दूरी क्या हो जाएगा, तो दूरी AB प्लस B से लेकर के C तक चला तो 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर 7 किलोमीटर, ठीक है। अब इसकी दूरी हो गई। अब इसकी विस्थापन क्या होगी, तो दूरी का परिभाषा तो कुल रास्ते की कुल लंबाई, क्या होता है रास्ते की कुल लंबाई, अब आते हैं विस्थापन। तो देखिए विस्थापन किसको कहते हैं, विस्थापन ये हो गया कि वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम दूरी के बीच में जितना का अंतर हो, जितना वो दोनों का बीच में अंतर हो वही उसका विस्थापन कहलाता है। जैसे A से लेके C तक इसका विस्थापन क्या कहला जाएगा, A से लेके C तक, तो विस्थापन बराबर क्या हो जाएगा AC। और यहाँ पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे तो 3 4 5 अर्थात विस्थापन हो गया 5 किलोमीटर। अब प्रश्न पे आते हैं, अपना प्रश्न। तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन शून्य होगा। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ट्यूशन से घर से ट्यूशन आए पढ़े और पढ़ के घरे चले गए। जिस जगह से चलना शुरू करें उसी जगह पर पहुंच जाएं तो दूरी का मान शून्य, तो विस्थापन भी हमेशा शून्य होगा। क्योंकि विस्थापन होता क्या, अरे प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। हम घर से बेड पर से उठ के आए सुबह पढ़ाने के लिए और शाम में जाके बेड पर ही सो गए, और शाम में सोच रहे हैं कि आज दिन भर के हमारे विस्थापन कितना था, तो जेजा से उठे वो जे जाके बैठ गए तो विस्थापन 0। जब दूरी 0 तो विस्थापन भी 0, मामला कंप्लीट। चलिए समझे होंगे आप सब लोग, समझदार तो इतना है ही है, इसीलिए तो वीडियो पे लगातार टिके हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला सूत्र ये 10th वाला है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C3H, याद है ना, प्रोपेन एल्केन CnH2n + 2 एल्केन का सूत्र। उसी प्रकार प्रोपेन रहे, ब्यूटेन रहे, पेंटेन रहे, कुछ भी रहे तो ये सूत्र CnH2n + 2, कौन सा सूत्र, एल्केन, केन वाला लगल है।
प्रोपेन। तो अब यही चीज हमें पूछ देता ब्यूटेन, तो ब्यूटेन, तो सी 4 और 4 दूना 8 2 10 हो जाता, ठीक है ना। तो इसमें पूछा प्रोपेन, तो प्रोप मतलब 3 और 3 दूना 6 2 8, अर्थात प्रोपेन का सूत्र एल्केन, एल्केन एल्काइन डाइन, ये सब क्लास 10th में। चलिए आगे चलते हैं। ये हिस्ट्री का एक प्रश्न घुसा दिया, दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया, ठीक है। यह एक धर्म था, स्पेशल मुस्लिम लोगों के द्वारा बनाया गया था, क्योंकि अकबर मुस्लिम था। और अकबर कौन से वंश से, तो मुगल वंश से। थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर दें इसका भी, ये तो आप कहिएगा कि खाली साइंसवा वाला बारी आता है तो लेके चल जाता है। चलिए हिस्ट्री में ले चलते हैं आपको घुमाना। मुगल है 1526 ईस्वी में स्थापना हुआ बाबर के द्वारा, बाबर के द्वारा इसका संस्थापक बना, ठीक है। और बाबर के ही पोता बेटा में सब औरंगजेब और ये सब आता है। देखिए इसका हम सब मुगल वंश के अगर जिक्र कर लें, तो मुगल वंश के जिक्र के लिए TRIC के गौजी हो गया, ट्रिक ना हो गया भाई। तो क्या है इसका ट्रिक, हम सब याद करते हैं, बाहों में आ जा सनम, ठीक है। तो अब इससे हम सब याद क्या करते हैं, ब से बाबर, ह से हुमायूं, बाबर हुमायूं, औरंगजेब, अरे भाई सोचे के समय में औरंगजेब, ज से जहांगीर, स से शाहजहां। अब बाद में बाकी उसका आवते रहता है, लेकिन ये 1 2 3 4 5 याद रखिए, बहादुर शाह जफर, द्वितीय तृतीय, ये सब आते रहता है। तो अकबर के द्वारा ही क्या किया गया है, दीन इलाही धर्म की स्थापना किया गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, साइंस से हिस्ट्री में जाना कठिन हो जाता। कार के क्या कह रहा है प्रश्न, देखते हैं। कार के ब्रेकिंग पैड में खालिस्तान गुण के कारण किया जाता है। जैसे ब्रेकिंग मतलब ब्रेक लगाना, कार का ये चक्का है, इस पर एक प्रकार का रबड़ का बूसनियन रहेगा, तबे ना इस पर ही जाके चिपकेगा। जब ब्रेक मारना है, जब इस पर चिपकेगा तो इसमें घर्षण बल इसका क्या होगा, कम होगा। घर्षण बल, जब ब्रेक मारेंगे तो घर्षण बल बढ़ जाएगा, और घर्षण बल के कारण ही चक्का रुकेगा। और अगर आपका ब्रेक काम किया नहीं तो रोड पर स्लिप मार के जाएगा। और ठीक है, ये चक्का रोड पर है और रोड भी चिकना है, अब मारे ब्रेक, तो ब्रेक यहाँ मारेंगे तो चक्का घिसते आगे तक चल जाएगा, चल जाता है। और यही चीज पूछ रहा, ब्रेकिंग पैड में खाली स्थान के गुण होता है, तो घर्षण का सकारात्मक प्रभाव, क्योंकि घर्षण बल है जो वह बढ़ जाती है चक्का और ब्रेक के बीच में, ठीक है ना, तभी वो गाड़ी क्या होता है, रुक जाता है। चलिए आगे चले अगले प्रश्न। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त होने वाली कुछ ऊर्जा कहाँ संग्रहित होती है, तो वह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है, और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनता है, और ग्लाइकोजन से बाद में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, ग्लूकोज का सूत्र। तो भोजन ग्रहण करने के बाद वो पचा उचा, तो उससे जो ऊर्जा हुआ वो ग्लाइकोजन के रूप में। चलिए उभय धर्मी, जिसके पास ना तो धातु अधातु कोई प्रकृति का गुण ना हो, वो जिंक ऑक्साइड। आंसर क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड। आगे चले अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता, भाई एल्युमिनियम। लाइन जोड़ने वाले कितना कठोर है, ये एल्युमिनियम कठोर है, इसको चाकू से नहीं काट सकते हैं। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, इस सबको चाकू को काट सकते हैं, और सोडियम काफी अभिक्रियाशील है वायु की उपस्थिति में, इसीलिए इसको किरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, किरोसिन को तेल में डुबो कर, सोडियम को, लेकिन एल्युमिनियम को नहीं काट सकते हैं, इसीलिए आंसर एल्युमिनियम। आगे चलते, जबलपुर किस नदी के किनारे है, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे है, और नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी में नर्मदा, ताप्ती, माही, ज्वारी, मांडवी, और जितने भी पश्चिम की ओर प्रवाहित नदी होगा वो मिलेगा कहाँ, अरब सागर। कहाँ मिलेगा, अरब सागर में आकर के बह करके नदी क्या होंगे, मिलेंगे, ठीक है। चलिए और कुछ इधर में अगर राज्य में ये ले ले तो हैदराबाद किस नदी के किनारे है, मूसी। पटना किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे है। बहुत सारे शहर है, लखनऊ भी गंगा नदी के ही किनारे है, तो ये शहर में है, तो नर्मदा नदी यहाँ सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे चले। प्रधानमंत्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जिस मूर्ति का अनावरण उनके द्वारा रामेश्वर स्मारक में किया गया है वह वाद्य यंत्र बजाते हुए हैं, अर्थात APJ अब्दुल कलाम कौन से वाद्य यंत्र बजाते हुए हैं, तो वीणा।
जो कि इसका रामेश्वर स्मारक में मूर्ति बनाया गया है, उसमें उस मूर्ति में। चलिए क्या करा, नीचे दिए गए में संबंध को चुने, दूसरे से नहीं है संबंध। जैसे देखिए ये शुक्र तो ग्रह भी है, बृहस्पति ग्रह है, शनि भी ग्रह, लेकिन ये धरती कोई ग्रह नहीं है, ठीक है ना। या शुक्र बृहस्पति शनि दिन है, लेकिन ये कोई दिन नहीं है, कि ये रीजनिंग का प्रश्न आ गया, ठीक है, बीच में तो छाट सकते हैं इसको, ये अलग हो रहा। अगर दिन से भी छाटेंगे फिर भी, और ग्रह से भी छाटेंगे फिर भी, और ग्रह से अगर छाट रहे हैं तो थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लीजिए। ये सूर्य हो गया, और सूर्य के नजदीक ग्रह बुध, और बुध के बाद शुक्र ग्रह, और शुक्र के बाद पृथ्वी ग्रह, और पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह, और मंगल के बृहस्पति ग्रह, और शनि ग्रह, और फिर लास्ट में अरुण, और सबसे सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह बुध, सूर्य के सबसे नजदीक दूर का ग्रह वरुण, और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, और पृथ्वी के नजदीक का ग्रह बुध और शुक्र, और पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक तो शुक्र है, मंगल और शुक्र पृथ्वी के नजदीक, और पृथ्वी के ढेर नजदीक तो सिर्फ शुक्र। और दोनों पूछे तो दोनों ऑप्शन भी हम सब ले सकते हैं, दोनों पड़ोसी ना है, पृथ्वी को नीला ग्रह, शनि को वलय वाला ग्रह। ये सब तो क्यूज में हम सब रिपीट बार बार करते रहते हैं। विरिसन से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन। जो नर में जो विरिसन होता है, उस विरिसन में कौन से हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, आगे चलते हैं। आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे अवधि बोले तो तीसरे आवर्त और 8वें समूह में कौन सा नोबेल गैस? देखिए नोबेल गैस की बात करें तो नोबेल 8वें में नहीं है, 18वें में है। 18वें अर्थात 18वें समूह में नोबेल गैस रखा गया, जिसको हम सब नोबेल गैस अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक है, ये 18वें। तो देखिए पहले हम 18वें समूह के सभी तत्व का नाम ध्यान रख लेते हैं। 18वें समूह का तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, उसके बाद और कौन है? जेनन और रेडन। अब देखिए ये पहले आवर्त में है, ये दूसरे आवर्त में है, और ये तीसरे आवर्त में। तो आवर्त तीसरा और समूह 18वां, तो तीसरे में कौन है? आर्गन है। तीसरे में कौन है? आर्गन है, इसीलिए आंसर हमारा आर्गन हो गया। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। कौन सी पूछ रहा? एम्फीबियन पौधे में निम्नलिखित में से कौन से समूह में इसको रखा गया है? ब्रायोफाइटा, ये पौधे के समूह को बांटा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है? भारतीय मूल का सत्य नडेला, जो सत्य नडेला निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी के मुख्य कार्यकारी सीईओ थे? तो ये करंट का 2017 का ही ये प्रश्न है, और करंट अफेयर का एक आ गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के थे। आगे चलते हैं, क्या प्रश्न दिया गया है? प्रश्न देखिए, इनमें से ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, और यह नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया। अब इसमें किसको? तो ऊर्जा को। अरे भाई ऊर्जा तो एकदम जितना सटीक दिया है। जैसे इसमें हम सब अगर देखते हैं 9th क्लास का ही है, जैसे बैटरी ले लें, तो बैटरी जो है वह रासायनिक ऊर्जा से, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगर पंखा ले लें, तो पंखा है जो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। मोबाइल फोन ले लें तो, या इसमें जनरेटर ले लेते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। एम्पलीफायर जो बॉक्स जो लगा रहा था भोंबा छत पर, बड़ा वाला हॉर्न वाला एम्पलीफायर, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलेगा। और इसी प्रकार जो है ऊर्जा का रूपांतरण होता, नष्ट नहीं होता, ये ऊर्जा का। और यहाँ 74वां प्रश्न हम सब पहुंच चुके हैं 75 प्रश्न के सेट में। तो चलिए ये हमारा लास्ट प्रश्न है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 34वां सेट था, जो बहुत अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट करने का प्रयास किया गया हमारे द्वारा, यथासंभव मतलब जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास किया जाता है, ताकि उसी से संबंधित एलपी में तो अवश्य ही प्रश्न पूछेंगे। अभी 34 सेट तक ही पूछे, देखिए प्रीवियस सालों वाला कितना साल का सेट अवेलेबल हो पाता है, उतना लास्ट प्रयास आपके लिए किया जाएगा। और बहुत अच्छे खासे इस परिवार पे बने हैं, तो इसी प्रकार बने रहिए, ताकि हम वीडियो को डेली दे सकें। क्योंकि जब हम वीडियो को अगर देखते हैं उसमें व्यूवर्स ज़्यादा आया हुआ रहता है, अच्छे, चलिए आप सब लोगों का अच्छा प्यार उस वीडियो पे रहता है,
तो हमें भी ऊर्जावान मतलब मिलते हैं और ऑलरेडी वीडियो बनाने के लिए उत्प्रेरित होते हैं। जैसे इस क्लास का वीडियो ऑलरेडी 5:30 बजे, जैसे अभी ये वीडियो बनाया जा रहा है 10 बजे, हमने एक 5 बजे भी वीडियो सुबह में बनाया था इसी का, लेकिन माइक में आवाज़ मतलब क्लियर नहीं होने की वजह से वो पता नहीं क्या हो गया, तो उधर भी मेहनत हमारा 20 से 25 मिनट चला गया, अभी ठीक ठाक है।